साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा सीरीज के भाग 28 में आपने सुना बिरियागढ़ का आखिरी युद्ध, जिसमें वीर सिंह के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को महोबा के वीर और कन्नौज के सैनिकों ने किस तरह से ध्वस्त किया। अब यह आल्हा उदल की वीर गाथा का भाग 29 है। इसमें हम जानेंगे सिरसागढ़ की दूसरी लड़ाई के बारे में, जिसमें सुले खान, जो कि मलखान का छोटा भाई था, वीरगति को प्राप्त हुआ और उसके अगले ही दिन मलखान भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो कहानी में आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे वही एक अपील कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, यह कहानी उस समय की है जब महोबा के राजा परिमाल ने आल्हा उदल ढेवा को महोबा से निकाला दे दिया था। हालांकि मलखान ने उन्हें रोकने की कोशिश की और सिरसा में चलकर रहने का आग्रह भी किया, परंतु आल्हा उदल नहीं माने और अपने पूरे परिवार के साथ कन्नौज में शरण ले लिया। कन्नौज के राजा जयचंद के कहने पर इन लोगों ने गाजर का युद्ध किया और कन्नौज का बकाया हुआ कर वसूल कर राजा जयचंद को दिया और साथ ही गाजर के 12 राजाओं को बांधकर कन्नौज के राजा जयचंद के आगे प्रस्तुत किया, जहां कन्नौज के राजा जयचंद ने उन राजाओं को माफी मंगवा कर उन्हें आजाद कर दिया। आल्हा उदल और ढेवा के इस पराक्रम को काफी सराहना मिली। चारों दिशाओं में इन वीरों के वीरता का परचम बुलंदियों पर था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उरई नरेश माहिल को महोबा में शांति है, यह बात उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। माहिल उरई का राजा था। राजा परिमाल की पत्नी रानी मल्हना उसकी सगी बहन थी। राजा परिमाल ने महोबे को जीतकर माहिल को उरई का राज दे दिया था। बनाफर, आल्हा उदल, मलखान, ढेवा आदि को मल्हना ने पुत्रवत पाला था, इसलिए माहिल को ये सब मामा के नाते सम्मान देते थे। साथियों, यहाँ आपको बताते चलें कि माहिल कभी महोबा का राजकुमार हुआ करता था, लेकिन राजा परिमाल ने महोबा को जीतकर माहिल को उरई भेज दिया था और यही बात माहिल को कांटे की तरह चुभ रही थी, जिसकी वजह से माहिल राजा परिमाल और बनाफरों से बदला लेने का कोई अवसर जाने नहीं देता था। जहाँ कहीं विवाह हुआ या युद्ध हुआ, वहाँ के राजाओं को चुगली करके इन्हें मरवाने की योजना बनाता रहता था। बनाफर बंधुओं के कारण वह राजा परिमाल को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता था, इसलिए उसके बदले की भावना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और माहिल अगले मौके की तलाश में हमेशा रहता था। अब जब आल्हा उदल महोबे से कन्नौज चले गए तो माहिल को यह मौका अच्छा लगा राजा परिमाल से बदला लेने का। इसी योजना के तहत माहिल अपनी घोड़ी पर सवार होकर दिल्ली जा पहुंचा। राजा पृथ्वीराज भी बनाफर बंधुओं से हार खा चुके थे। उन्हीं के शौर्य के कारण पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र राजकुमार ब्रह्मानंद से हुआ था। अतः माहिल आया तो पृथ्वीराज ने सम्मानपूर्वक उसे आसन दिया तथा कुशलता पूछी। माहिल ने एहसान जताते हुए राजा को सलाह दी कि अब आप सिरसा और महोबा को आसानी से जीत सकते हैं। इस पर पृथ्वीराज ने पूछा, कैसे? तब मामा माहिल ने बताया और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनकर मानो, इसी में आपकी भलाई है। महोबे से आल्हा उदल और ढेवा को राजा परिमाल ने निकाल दिया है। मलखान तो पहले से ही सिरसा में जा बसा है। इस प्रकार राजा परिमाल असहाय हैं और फिर राजा परिमाल ने शस्त्र न उठाने का प्रण भी किया हुआ है। अतः महोबे पर आक्रमण करने का इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा। अवसर हाथ से निकल जाने पर पछतावे से केवल कष्ट ही होता है। सिरसागढ़ में मलखान भी अकेला है। एक ही हल्ले में पहले सिरसा को जीतो, फिर महोबे पर चढ़ जाओ। यह सुनहरा मौका है। अगर अब भी आप सिरसा और महोबा को नहीं जीत सके तो फिर महोबा और सिरसा आप कभी नहीं जीत पाओगे। पृथ्वीराज भी मन ही मन बनाफरों से जलता तो था ही, फिर दूसरे अपने शत्रु जयचंद के दरबार में आल्हा उदल की उपस्थिति से उसे ज्यादा चुभन सी महसूस होता था। उसने बिना किसी नानुकुर किए माहिल की सलाह फटाफट मान ली। उसके 7 बेटे थे, सब एक से एक बढ़कर वीर थे। राजा ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। अब सेना सजने लगी। पिथौरागढ़ के सभी वीर अपने तलवारों पर धार देने लगे। हाथियों पर हौदे सजाया जाने लगा, घोड़े भी सजाए जाने लगे।
और आदि भयंकर नाम के हाथी पर स्वयं पृथ्वीराज सवार हो गए। एक दंता हाथी पर पंडित चौड़ा राय सवार हो गए। इसी प्रकार धांधु और पृथ्वीराज के सातों पुत्र अपने अपने तय हाथियों पर चढ़ गए और अपनी भारी सेना साथ लेकर चल दिए। पृथ्वीराज ने सोचा, यदि महोबे पर आक्रमण किया तो पीछे से मलखान आक्रमण कर सकता है। यदि हम पहले सिरसा पर ही आक्रमण कर दें तो महोबे से कोई सहायता के लिए नहीं आ सकता। अतः पहले सिरसा पर ही आक्रमण करने का निश्चय किया। फौज सिरसागढ़ की ओर बढ़ने लगी। चौड़ा राय के नेतृत्व में सिरसा को घेर लिया गया। एक हरकारे ने मलखान को सूचित किया कि सिरसा पर आक्रमण करने पृथ्वीराज की सेना चढ़ाई है। पृथ्वीराज की ओर से पंडित चौड़ा राय अगवानी कर रहा है। खबर पाकर मलखान का खून खौल उठा। उसने कहा, ठीक है, आने दो। उनका स्वागत मलखान दिल से करेगा और ऐसा करेगा कि आने वाले 7 पुश्तों तक पृथ्वीराज की सेना याद रखेगी। मलखान ने अपने अनुज सुलेखान को सेना तैयार करने की आज्ञा दे दी। सिरसा की भी सेना शीघ्र ही तैयार हो गई। अब मलखान और सुलेखान युद्ध में जाने को तैयार थे। दोनों ने अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जैसे ही जाने को तैयार हुए कि किसी ने छींक मार दी। तब माता ब्रह्मदे ने कहा, अपशगुन हो गया। घोड़ी कबूतरी पर सवार होते ही सामने से छींक हुई है, अतः युद्ध में मत जाओ। वीर मलखान शकुन अपशकुन पर भरोसा नहीं करता था। उसने कहा, माते, आप जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। युद्ध शकुन विचार से नहीं लड़े जाते। तब माता ने आशीर्वाद दे दिया। फिर दोनों युद्ध के मैदान में पहुंच गए। चौड़ा राय से सामना होते ही चौड़ा राय ने मलखान को देखते ही कहा कि पृथ्वीराज का आदेश है कि सिरसागढ़ का किला गिरा दिया जाए। इस पर मलखान ने जवाब दिया और कहा कि किला मैंने अपने बल पर बनाया है। किसमें दम है जो सिरसा का किला गिरवा दे। कुछ देर जुबानी जंग के बाद आखिरकार चौड़ा राय ने तोपों में बत्ती लगवा दी। मलखान की ओर से भी तोपें चलने लगी। उसके बाद भाला व तलवारों से जबरदस्त लड़ाई हुई। तलवारों की खटखट की आवाज कोसों दूर तक सुनाई दे रही थी और आखिरकार चौड़ा मलखान का वार कब तक झेल सकता था। अंत में मलखान ने चौड़ा को बंदी बना लिया और मलखान ने उसे जनाना वेश पहना दिया। जनाना श्रृंगार करके पालकी में बिठाकर पृथ्वीराज के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौड़ा की हालत देखकर हैरान हुआ। उसके बाद पारस ने बीड़ा उठाया और युद्ध की कमान संभाली और युद्ध के मैदान में मलखान के सामने आ डटा। पारस और मलखान की तलवार के बीच जोरदार लड़ाई हुई। 7 दिनों तक दोनों लड़ते रहे। फिर मलखान अपनी पत्नी गजमोतिन की सलाह पर मलखान ने संध्या के समय तक लड़ाई जारी रखी। भारी तलवारबाजी के बाद आखिरकार मलखान ने सांग चलाई और पारस मलखान के इस वार से बच नहीं पाया और पारस मारा गया। पृथ्वीराज सूचना पाकर दुखी हुआ। फिर पृथ्वीराज ने धीर सिंह को भेजा। वह चालाकी से मलखान को अपनी बातों में उलझाकर पृथ्वीराज के दरबार में उपस्थित करने की कोशिश करता रहा। उसे कुछ भी न बिगड़ने का भरोसा भी दिया, पर मलखान चलने को तैयार नहीं हुए। फिर धीर सिंह ने अपनी सांग धरती में धंसा दी और मलखान को सांग उखाड़कर दिखाने की चुनौती दे दी। मलखान ने एक ठोकर मारी और सांग आसानी से निकालकर उसे दे दिया। मलखान की बहादुरी देखकर धीर सिंह घबरा गया और धीर सिंह ने जाकर पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि मलखान से कोई नहीं जीत सकता, वह अनुपम वीर है। फिर पृथ्वीराज स्वयं अपने पुत्रों के साथ युद्ध के लिए चला। धांधु भी हथियार बंद होकर युद्ध में चला। उधर से वीर मलखान भी तैयार होकर पृथ्वीराज से भिड़ने आ गए। पृथ्वीराज ने मलखान से किला गिरवाने की बात कही, परंतु मलखान का वही जवाब था, बंजर पड़ी जमीन पर मैंने अपने दम पर किला बनाया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, परंतु किला गिराने का हुक्म नहीं मानूंगा। फिर तो युद्ध होना तय था। पृथ्वीराज की सेना में उसके 7 पुत्र, धांधु और वह स्वयं था, जबकि मलखान के साथ सिर्फ उसका छोटा भाई सुलेखान था। और जब पृथ्वीराज के पुत्र चंदन और मलखान के छोटे भाई सुलेखान का सामना हुआ तो पृथ्वीराज के पुत्र चंदन ने सुलेखे पर सांग चलाई। सुलेखान सांग से बच गया तो दोनों वीरों में तलवारों से भारी युद्ध हुआ और आखिरकार सुलेखान के हाथों चंदन वीर गति को प्राप्त हुआ। तब ताहर आगे बढ़ा और उसने सुलेखान से कहा कि तुमने चंदन को मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज मैं तुमसे चंदन के मौत का बदला लूंगा और तुम्हारे शरीर को इतने टुकड़े करूंगा कि गिद्धों को भी तुम्हारे मांस को खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस पर सुलेखान ने कहा, ठीक है, फिर आ जाओ और अपने मन की कर लो। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, देखते हैं कौन किसके शरीर के टुकड़े करता है।
उसके बाद दोनों वीरों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों किसी से कम नहीं थे। दोनों का युद्ध समय के साथ साथ विकराल होते जा रहा था। परंतु एक समय ऐसा आया जब ताहर के वार को रोकते समय सुलेखान की ढाल असफल हो गई और ताहर का तलवार सुलेखान के ढाल को चीरता हुआ उसके सीने में समा गया और सुलेखान भी शहीद हो गया। सुलेखान की वीरगति की खबर पाकर मलखान अपने आपे में नहीं रहा। मलखान की आंखें लाल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे युद्ध भूमि में प्रलय आ गया हो। मलखान ने भयंकर मारकाट मचा दी, जिसमें नैमिसार का राजा अंगद, सूरत का राजा हाड़ावाला, बांदा का राजा इंद्रसेन और साथ ही दिल्ली के 3 सरदार सब मलखान के तलवार के शिकार बन गए। मलखान के भयंकर मारकाट को देखकर पृथ्वीराज की सेना घबरा गई। उन्होंने ऐसा युद्ध आज तक नहीं देखा था, जिससे पृथ्वीराज की सेना भाग खड़ी हुई। उस दिन युद्ध समाप्त होने के बाद सिरसा का माहौल गमगीन था। सभी ने नम आंखों से सुलेखान को आखिरी विदाई दी। फिर दूसरे दिन की युद्ध की तैयारी होने लगी। तो साथियों, आज बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि पृथ्वीराज ने किस तरह से छल करके मलखान को वीरगति प्रदान की। तो साथियों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।